गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तृप्ति दुबे अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 24 को श्रम निरीक्षक का एग्जाम है ना, और मैक्सिमम बच्चे इसके लिए फॉर्म भी डाले होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे ये सोच करके कि इसमें पोस्ट तो बहुत कम है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, फॉर्म डाल देते हैं, तुक्का मार के आ जाएंगे, अगर लग गया तो किस्मत है हमारा। ये सोच करके फॉर्म तो डाल दिए लेकिन पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी बेटा कि अगर आपने ये सोच करके फॉर्म डाला है कि हम तुक्का मार करके आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचो ना कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, मान लो एमसीक्यू भी आप कर लोगे और कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में सेट हो गए और इमेजिन करो वही क्वेश्चन फंस गया है, तो कितना अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब हम पेपर दे रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा पढ़ लें, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ ही सकते हैं ना, क्योंकि अब हमारा एग्जाम एकदम पास में आ गया है। तो यही सोचते हुए मैंने क्या किया है, आप लोग के लिए एमसीक्यू लेकर के आई हुई हूँ। ठीक है, एमसीक्यू ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रीजन ये है कि मैंने खुद वेबसाइट पर जाकर के ये क्वेश्चन आप लोग के लिए निकाला है, जहां से प्रश्न आपका बन सकता है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि पिछले ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो हम देख लें, तो वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आगे क्या अपने को समझ में, तो जब हम पेपर दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने माइंड में सेट करके ही जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हम आज से चालू करते हैं। अच्छा, एक और बात, टोटल 20 क्वेश्चन होने वाला है बेटा, और इस 20 क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल आप देख करके समझ जाएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन होने वाला है। तो जितने बच्चों को पता है आंसर लगाते जाइए, और जितनों को नहीं पता है तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन को लिखते जाओ और साथ में आंसर को भी लिखते जाओ। और जब आप पेपर देने जाओ ना तो सिर्फ इतना ही पढ़ लोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, नहीं पढ़ने से तो अच्छा है ना। चलिए, तो अब हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आपके सामने। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए। बोल रहा है प्रश्न में कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया था। क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो आंसर आपको दिख ही रहा है, 1919 में आया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग मैं आपको कर देती हूँ कि आखिर ये श्रम संगठन के बारे में लॉजिक क्या लगाया गया है। तो बात तब की है 1919 की, है ना। तो 1919 में हुआ क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे 1919 में जो हमारा वर्ल्ड वार चल रहा था ना, वर्ल्ड वार कौन सा, फर्स्ट, ठीक है, ये समाप्त हो चुका था। क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है इसका टाइमिंग पीरियड 1914 से लेकर के कब तक था, 1918 तक था। तो 1919 में ऑलमोस्ट ये जो वर्ल्ड वार है वो खत्म हो चुका था। फिर जैसे ही ये खत्म हुआ, एक संधि हुई जिसे आप वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि के नाम से जानते हैं, इसे ही हम वर्साई की संधि कहते हैं। इसके द्वारा बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि टर्की का निर्माण हुआ था। टर्की का निर्माण कैसे हुआ था, तो उद्यमन एम्पायर को तोड़ करके टर्की का निर्माण किया गया था। इसके अलावा राष्ट्र संघ से संबंधित एक एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, तो ये जो श्रम संगठन दिख रहा है ना, इसकी जो स्थापना है शुरुआत में राष्ट्र संघ से संबंधित एक एजेंसी के रूप में हुआ था। शुरुआत में इसका नाम श्रम संगठन नहीं था, है ना। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक और डेट इसी से रिलेटेड आप याद रखेंगे, सन 1969 का। 1969 में क्या हुआ था, तो 1969 में इसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं श्रम संगठन के बारे में, चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अस्तित्व में कब आया था, 1919 में आया था। अगर ये याद नहीं आता है तो आप तुरंत वर्ल्ड वार अगर आपको पता है तब भी आप आंसर ले लेंगे कि जस्ट वर्ल्ड वार हमारा फर्स्ट खत्म हुआ था, उसके बाद 1919 में ही क्या हुआ था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अस्तित्व में आ गया था। दूसरा डेट मैंने जो यहाँ पर आपको बताया है 1969, यह आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि 1969 इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो कब नोबेल प्राइज मिला था, 1969 में मिला था। कब मिला था, 1969 में मिला था। तो इतने प्रश्न आपके पहले क्वेश्चन से ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपने ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके जेनेवा में है। कहाँ है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में। अब इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है श्रम संगठन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसे इंग्लिश में आप ILO के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस संगठन से प्रश्न कुछ और बन जाते हैं, जैसे कि जो श्रम संगठन है इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 187 होती है। कितनी होती है बेटा, 187 होती है। और इस संगठन के अध्यक्ष या बोल सकते हैं महानिदेशक अभी कौन है, अगर करंट की हम बात कर लेते हैं तो श्रम संगठन का जो महानिदेशक है या श्रम संगठन का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो आपको याद रखना है गिलबर्ट होंगवे। क्या नाम है इनका, गिलबर्ट होंगवे। क्या नाम है, होंगवे।
ठीक है, आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ याद हो गया हमको, श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और इससे रिलेटेड जो पॉइंट मैंने बताया कि श्रम संगठन में टोटल सदस्य की संख्या कितनी है, तो 127 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न बन जाएगा कि वर्तमान में श्रम संगठन के अध्यक्ष या फिर महानिदेशक कौन है, तो याद रखना है गिलबर्ट होंगवे, ये अभी वर्तमान में क्या है, श्रम संगठन के महानिदेशक है। क्वेश्चन क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न तो यहां से बन ही जाएगा, आपको देखकर ही समझ आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस बेटा 21 मई को मनाया जाता है, सॉरी 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, याद रहेगा क्या आपको। अब यहां से एक प्रश्न और बन जाता है कि भारत में, अब मैं भारत की बात कर रही हूं है ना, भारत में पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था, तो भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में पहला जो मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया, हर साल जाता है, पहला भी मनाया गया था, लेकिन ईयर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है 1923, ठीक है। पहला मजदूर दिवस कब मनाया गया था, 1 मई 1923 को मनाया गया था। अच्छा, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाएगा जबरदस्त वाला। वो कौन सा प्रश्न है, अभी जो मई गया ना हमारा 1 मई, तो इस 1 मई को हमने मजदूर दिवस भी मनाया था, तो वो जो है 125 साल हो चुका है, 100 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमने अभी 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया था वो 2023 में। क्लियर है क्या चीजें हमारी, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। अभी जो हमने मनाया वो 100वें नंबर का था, 100वां नंबर का था। चीजें हमारी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्रालय किसके अधीन आता है। अभी तो करंट का प्रश्न बन गया हमारा है ना, तो छत्तीसगढ़ में श्रम मंत्रालय किसके अधीन आता है, तो आपने ध्यान रखना है शिव कुमार डहरिया, इनका नाम आपको याद रखना है। उमेश पटेल तो शिक्षा मंत्री आपको याद, और ये दोनों को तो आप जानते हैं, तो शिव कुमार डहरिया, इसके अंतर्गत ही हमारा श्रम मंत्रालय आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। बढ़िया प्रश्न है, ये तो आपका एडीओ का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि अभी मैं करंट की बात कर रही हूं, अच्छा यहां पर जो आंसर लिया हुआ है वो गलत है ना, इसको टिक करके फटाफट मत भाग जाना। 150 ये अभी का नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में 221 चल रहा है। तो मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का श्रमिक रोजगार दिवस सृजित किया जा रहा है, तो अभी फिलहाल 221। क्या याद करना है, तो मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का श्रमिक रोजगार बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, ये 150 सही है, ये तो मैं रेट बता रही थी आपको कि कितना रोजगार दिया जा रहा है, इसकी बात चल रही थी है ना, पैसा कितना दिया जा रहा है ये चल रहा था। तो 221 रुपए डेली का रेट चल रहा है, लेकिन दिवस बोल रहा है तो हाँ जी 150 बिल्कुल सही है, 150 दिवस सृजित किया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की बात है। लेकिन अगर यहीं पर भारत की बात करता तो पूरे भारत का अगर हम लेवल देखें तो यहां पर मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस का आपको क्या दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने दिवस का दिया जाता है, तो 150 दिवस का दिया जाता है। और रेट क्या चल रहा है, तो 221 रुपए अभी चल रहा है, जो कि आपको दी जा रही है। यह पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। मनरेगा से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपका बन जाता है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो मनरेगा है वो किसके अंतर्गत लाया गया था, तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि जो मनरेगा है इसको पहले हम नरेगा के नाम से जानते थे है ना, इसको हम पहले क्या कहते थे, नरेगा कहते थे। और नरेगा कब कहा जाता था, तो ये जो नरेगा है वो अधिनियम 2005 में लाया गया था। यह पॉइंट भी यहाँ से जाएगा, क्योंकि श्रम से रिलेटेड है, श्रमिक से रिलेटेड है ना। 2005 में आया था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, बाद में इसके सामने एम लगा दिया गया और ये बन गया आपका मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चीजें क्लियर है क्या। अच्छा, यह जो अधिनियम है वो क्या देता है बेटा, तो यह राइट टू वर्क आपको प्रोवाइड कराता है, मतलब रोजगार का अधिकार आपको दिलाता है। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं क्या। 2005 में नरेगा आया था अधिनियम, तो पहले नरेगा था, बाद में ये मनरेगा बन गया। कितने दिवस का काम दिया जाता है, तो 150 दिवस का। अभी पैसा कितना चल रहा है, तो 221 रुपए आपको दिया जा रहा है। चीजें हमारी क्लियर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, देखिए, किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने हेतु अनुमत घंटों का अधिकतम संख्या कितना है। अब यहाँ पर मजदूर की ही बात हो रही है, लेकिन वो मजदूर अगर आपका कैसा है, वयस्क है, तो उसको कितने घंटे काम करने होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी श्रमिक है उसको एक दिन का छुट्टी परमानेंट है, संडे को आपको छुट्टी मिल नहीं है। मतलब हफ्ते में आपको कितने दिन काम करना है, तो हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। एक बात हमारी यहां पर से क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक दिन में आपको कितने घंटे काम करने हैं, तो एक दिन में आपको 8 घंटा काम करना है। तो आप गुणा कर लीजिए, हफ्ते में 6 दिन होता है, एक दिन में आपको 8 घंटा काम करना है, मतलब 48 घंटे आपको काम करने पड़ेंगे। चीजें यहाँ पर से एकदम क्लियर आपको बता दिया गया है कि क्या 48 घंटे आपको काम करने होंगे ही होंगे। चीजें हमारी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, किसी श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। अब देखो यहाँ पर बात हो रहा है श्रमिक संघ का, तो श्रमिक
श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है। मतलब अगर आप मान लीजिए आप श्रमिक यूनियन बना रहे हैं या फिर संघ बना रहे हैं, उसका पंजीकरण करना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपके पास सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 सदस्य कम से कम होने चाहिए। याद रहेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। 7 सदस्य आपके पास होना चाहिए, तभी आप श्रमिक संघ का पंजीकरण करा सकते हैं। चीजें हमारी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? क्या बोला जा रहा है? बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, 1986 में यह अधिनियम अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्या याद रखना है? तो 14 साल के बच्चे कहीं भी काम नहीं करेंगे, यही तो इस अधिनियम में लिखा गया है। क्या? तो बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बाल श्रम अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया था। और इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई है? तो देखो, 2 बातें कही गई है इसमें। एक तो 14 साल के बच्चों के लिए बताया गया कि ये कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, और दूसरा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक बात रखी गई है। वो ये है कि अगर मान लीजिए जहां आप काम कर रहे हैं वो एक केमिकल फैक्ट्री है, तो वहां पर 18 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। चीजें क्या क्लियर हो गई? तो बाल श्रम अधिनियम जो 1986 में लाया गया था, इसमें 2 बातें कही गई कि एक तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 18 साल है तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे केमिकल फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। इतनी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है भारत संविधान में श्रम संबंधी कानून का निर्माण किस सूची में आते हैं? क्या बोला जा रहा है? तो भारतीय संविधान में श्रम संबंधी कानून का निर्माण किस सूची में आता है? अब यहाँ पर आपको पता है कि जितने भी काम है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है केंद्रीय सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची। तो याद रखेंगे जो श्रम संबंधी कानून है वो आपके समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में आता है मतलब क्या? तो इसके लिए केंद्र सरकार भी आपके लिए कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी आपके लिए कानून बना सकती है। अब सूची की बात आ गई है तो यहाँ से एक प्रश्न आप याद रखेंगे कि सूचियों के बारे में कहां पर वर्णन किया गया है? तो हमारे 7वीं अनुसूची में इस सूचियों का वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो सूचियों के बारे में वर्णन किया गया। मतलब ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया ना, कि आपके लिए केंद्र सरकार किस पर वर्क करेगी, राज्य सरकार किस पर कानून बनाएगी, ये जो शक्तियों का विवरण है ये आपके 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक भी हमारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है और आने की 100% चांसेस है इस प्रश्न का। बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये देखो प्रश्न बहुत अच्छे से मैं आपको 1 सेकंड जूम करके दिखाती हूँ ताकि प्रश्न में आपको कोई दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन क्लियर है क्या अपने को? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे बेटा, ऑल इंडिया की बात हो रही है, तो जो ट्रेड यूनियन बनाया गया था, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अब यहाँ पर से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यह जो यूनियन बनाया गया था ना, यह यूनियन बनाया कब गया था? तो यह जो यूनियन है वो आपके 31 अक्टूबर को बनाया गया था, और 31 अक्टूबर में भी कब? तो 1920 को बनाया गया था। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर रहेगा क्या? क्योंकि यह जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया था ना, यह सबसे पहला श्रमिक संघ था भारत का, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का सबसे पहला श्रमिक संघ था। तो यहाँ से अगर प्रश्न बन गया कि भारत का सबसे पहला श्रमिक संघ कौन सा था, तो आप आंसर लेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भारत का पहला श्रमिक संघ था। दूसरा, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह पहली बार जब बना तो लाला लाजपत राय को क्या किया गया था? इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बात करता है कि यह संघ बना कब था? तो यह बना था आपके 31 अक्टूबर 1920 को। यह प्रश्न भी क्लियर। अब ये बना कहां था? तो ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 1920 को तो बना, और साथ में यहाँ आपके मुंबई में बना था बेटा। कहां बना था? मुंबई में बना था। तो ये 4 प्रश्न यहां से हमारे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला कौन सा था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था, लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष थे, मुंबई में बनाया गया था, और कब? तो 31 अक्टूबर 1920 को बनाया गया था, जिस टाइम पर आपका कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था। मतलब इसके बाद ही तो हमारा कंडेल नहर सत्याग्रह स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? देखिए, तो छत्तीसगढ़ में कितने श्रमिकों के हित के लिए अनेक बार लड़ाई लड़ी थी? किसने बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में किसने श्रमिकों के हित के लिए अनेक बार लड़ाई लड़ा था? तो आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं, है ना। और इनके बारे में सीजी हिस्ट्री में मैंने बहुत ही डिटेल में क्लासेस ली हुई हैं, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये याद रखना है कि जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, इन्होंने श्रमिकों के हित के
लिए लड़ाई किया, ये तो अपने को पता है। कितने बार लड़े थे? तो 3 बार हुआ था। क्या हुआ था? तो 3 बार बीएनसी मिल जो था उसका क्या नाम था? बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और तीनों बार इन्होंने सफल नेतृत्व भी किया था। अच्छा, ये जो 3 बार इन्होंने भाग लिया था उसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो पहला जो मजदूर आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था और तीनों के तीनों ही राजनांदगांव में हुए थे ना, ये भी आप याद रखना है। तो एक तो 1920 में हुआ है, फिर आपके 1924 में हुआ है और तीसरा वाला आपका 1937 में हुआ था। चीजें क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से तीनों मजदूर आंदोलन राजनांदगांव में ही हुआ है और तीनों का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने ही किया है। चीजें हमारी क्लियर? आगे बात करते हैं। भारत संविधान के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यही मैंने ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। क्या बोला जा रहा है? देखिए, तो सबसे पहली बात ये जो बोला जा रहा है कि 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, इसका जो प्रावधान है ना वो अनुच्छेद 45 में था। पहले की बात पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 45 में रखा गया था। जब यह किसका होता था? तो डीपीएसपी, जिसको हम हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसके अंतर्गत आर्टिकल 45 में यह उल्लेख किया गया था कि 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होना ही चाहिए। लेकिन जो भी बातें आपके नीति निर्देशक तत्वों में लिखी होती हैं वो एकदम जरूरी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है राज्य की इच्छा पर। जिस राज्य की मर्जी है वो दे और जिस राज्य की मर्जी नहीं है वो ना दे। लेकिन हमको इसको तो परमानेंट करना था क्योंकि 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा बहुत जरूरी था। अब इसको परमानेंट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम क्या करें, नीति निर्देशक तत्व से निकाल करके इसको सीधा क्या कर दे, फंडामेंटल में डाल दे, मतलब मौलिक अधिकार में डाल दे। तो मौलिक अधिकार में डालने के लिए क्या किया गया? आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया और इसके तहत इसको सीधा मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब ये किस चीज के बारे में है? तो राइट टू एजुकेशन है ना, क्योंकि अब यह मौलिक अधिकार में आ गया है, इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि हर राज्य अपने राज्य के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करेगा ही करेगा। चीजें हमारी क्या क्लियर हो चुकी हैं? अच्छा, जब ये मौलिक अधिकार में नहीं था उससे पहले किस में रखा गया था बेटा? तो नीति निर्देशक के अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख किया गया था। यह पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे? देखिए, 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी नियोजन में पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। यहाँ पर उपबंध में कौन सा धारा किया गया है? क्या बोला जा रहा है? 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी नियोजन में पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। यह जो उपबंध है इसके बारे में चर्चा कौन से धारा में किया गया? तो ध्यान रखेंगे धारा 3। देखो बहुत सारे धारा हैं, सभी धारा को नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ धारा है जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, वो आपको याद रखना है। क्लियर? तो धारा 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है। धारा 3 में और कौन से अधिनियम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो धारा 3 तो ठीक है, लेकिन जो अधिनियम आया था वो था आपका बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, और यह अधिनियम कब आया था? तो मैंने ऊपर बताया ना 1986 में आया था। इसी के तहत ही तो बहुत सारी चीजें हुई थी। तो 1986 में आया था और धारा किस में? तो धारा 3 में यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी नियोजन में पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। यह उपबंध कौन सी धारा में है? तो धारा 3 में है। और कौन सा अधिनियम था? तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, जो कि 1986 में लाया गया था। इसमें ये चीज क्लियर कर दिया गया है। चीजें क्या क्लियर? धारा 3 याद रहेगा अपने को। प्रतिबंधन के बारे में किसमें बताया गया है? धारा 3 में बताया गया है। चलो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अच्छा, समान पारिश्रमिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सबको समान पैसा मिले। अगर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर सेम टाइम पर सेम घंटे काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का घर बन रहा है, तो जितना ईंट तुम ला रहे हो, जितना काम तुम कर रहे हो, उतना काम तो वो भी कर रही है ना। तो यहीं पर समान पारिश्रमिक की बात करता है कि पैसा जो है बिल्कुल बराबर आपको मिलना चाहिए। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था आपके 1976 में अस्तित्व में आया था। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लाया गया था ना, उसमें एक बार संशोधन भी हुआ है भाई। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। और एक बार जो संशोधन हुआ वो कब हुआ था? तो यह जो संशोधन है वो 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। याद रहेगा क्या? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम यह 1976 में अस्तित्व में आया था और 1987 में इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत कटौती का प्रावधान किस धारा में है? अब यहाँ पर कटौती का मतलब क्या होता है? कटौती का मतलब अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो जो भी आप बिना मतलब का छुट्टी लेते हैं या आपके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ कर दिया गया है ऑफिस में या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे को लगा करके आपके सैलरी में क्या कर दिया जाता है? कटौती कर दिया जाता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वेतन भुगतान
अधिनियम 1936, ठीक है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत कटौती का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा में किया गया है? तो आप याद रखेंगे यह धारा 7 में बताता है। कटौती का प्रावधान किस में बताता है? तो धारा 7 में बताता है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट है जो आप याद रखो, जैसे कि मान लीजिए आप सरकारी संस्था में काम करते हैं, तो सरकारी संस्था में अगर आप काम करते हैं तो आपके कुल वेतन का 75% तक ये क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। दूसरा क्या बोला जा रहा है? इसके अलावा किसी और संस्था में, मान लीजिए आप सरकारी संस्था में नहीं है, उसके अलावा किसी और संस्था में है, तो 50% से ज्यादा आपका कोई भी पैसा नहीं काट सकता कभी भी। आया क्या समझ में? धारा 7 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप सरकारी संस्था के कर्मचारी हैं तो आपका सैलरी का, टोटल सैलरी का 75% वो लोग काट सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और संस्था में हैं तो 50% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में आपका नहीं काटा जा सकता है। क्लियर? तो ये बात कटौती के बारे में किस में लिखा गया है? धारा 7 में लिखा गया है। धारा 8 में किसके बारे में बताया गया है? तो धारा 8 में आपके जुर्माना के बारे में बताया गया, फाइन के बारे में बताया गया, ठीक है। वहीं अगर मैं धारा 6 की बात करूं तो धारा 6 में बेटा भुगतान के माध्यम के बारे में बताया गया, मतलब जो आपको पेमेंट किया जाता है ना, तो आपको पेमेंट कैसे किया जाएगा? कैश दिया जाएगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा या बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया जाएगा, तो यह भुगतान का जो तरीका है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। वहीं धारा 5 में किसकी चर्चा की गई है? तो याद रखेंगे वेतन भुगतान की तिथि बताया गया है कि हर महीने के 10 तारीख को आपका सैलरी आएगा, हर महीने के 5 तारीख को आएगा या क्या है, तो ये जो तरीका है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। चीजें हमारी क्या क्लियर? तो कटौती के बारे में किसमें बताया गया है? 7 में बताया गया। किसमें बताया गया? 7 में बताया गया, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। देखो, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम दरों का निर्धारण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? अब यहाँ पर बात हो रहा है दर का। किसका बात हो रहा है? दर का। तो छत्तीसगढ़ में न्यूनतम दरों का जो निर्धारण है वह वर्ष में कितनी बार करते हैं? तो याद रखेंगे 2 बार किया जाता है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम दरों का निर्धारण कितनी बार किया जाता है? तो यह 2 बार किया जाता है। और 2 बार कब कब किया जाता है? तो यह भी आप याद रख सकते हैं। एक तो 1 अप्रैल को किया जाता है, 1 अप्रैल को, ठीक है, वर्ष में 2 बार होता है ये जो न्यूनतम दर है उसका निर्धारण, और दूसरा 1 अक्टूबर को। दोनों ही डेट आपने याद रखना है। चीजें क्या क्लियर? तो छत्तीसगढ़ में न्यूनतम दरों का निर्धारण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? 2 बार किया जाता है। एक 1 अप्रैल को होता है और एक 1 अक्टूबर को होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन किस वर्ष हुआ है? क्या पूछ रहा है? तो छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का जो गठन है वो कब हुआ? तो वो 2000 में हुआ है, आपको दिख रहा है, सन 2000। याद रहेगा क्या? 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना और उसी टाइम पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का भी गठन हुआ था। ऐसे करके आप याद रखिए। तो श्रम कल्याण मंडल का गठन कब हुआ बेटा? 2000 में हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। किसी भी श्रमिक को हड़ताल से कितने दिन पूर्व हड़ताल की सूचना नियुक्त को देनी होगी? नियुक्त नहीं, ये नियुक्ता है, ठीक है, याद रखेंगे, नियुक्ता, नियोक्ता बोलते हैं। तो किसी भी श्रमिक को हड़ताल से कितने दिन पूर्व, मान लीजिए आप हड़ताल रखने वाले हैं, तो जो नियोक्ता है उसको आपको कितने दिन पहले सूचना देना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 60 दिन पहले इसकी सूचना उनको देनी होगी। सी आपका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन पहले। कब देना पड़ेगा? 60 दिन पहले। कब देना पड़ेगा? 60 दिन पहले। किसी को भी सूचना देना है आपको तो कब देंगे आप? हड़ताल से 60 दिन पहले आपको उसकी सूचना देनी होगी, 2 महीने पहले, कि भाई हम आपका हड़ताल करने वाले हैं, हमारी ये कंडीशन है, आप नहीं मान रहे हैं, इस वजह से हम हड़ताल कर रहे हैं। तो 2 महीने पहले आपको सूचना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं? देखो, बोल रहा है, अब ये प्रश्न का आंसर आप लोग मेरे को करेंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? देखो प्रश्न को समझो और उसके बाद फिर मेरे को बताओ। बोल रहा है कि 10 साल का कोई बालक अगर किसी फिल्म पर कार्य करता है तो क्या वह बाल श्रम की श्रेणी में आएगा? अब आप सोच करके बताइए, क्योंकि अभी तो हमने देखा था ना कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं भी किसी भी कंडीशन में काम नहीं कर सकता, नहीं तो वह बाल श्रम ही कहलाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सोच करके बताओ कि 10 साल का कोई बच्चा है, मान लीजिए वो फिल्म पे कार्य करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन वह बाल श्रम की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? तो मैं बता दूं आपको कि वो नहीं आएगा, बाल श्रम वो नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर आप लोग का दिमाग हो गया खराब, क्यों नहीं आएगा मैडम? वो भी तो आखिर 10 साल का ही बच्चा है। तो इसके पीछे का रीजन ये है बेटा कि जो बच्चे हैं ना, अगर वो मान लीजिए फिल्म पर काम कर रहे हैं तो ऐसा करने से उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इसी वजह से यह बाल श्रम की श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है। आगे अपने को समझ में, तो ये प्रश्न 100% आ सकता है और आपका दिमाग कंफ्यूज भी कर सकता है, और आप यही आंसर लेंगे कि आएगा। क्यों? क्योंकि 10 साल से छोटा बच्चा है ना। तो ध्यान रखेंगे कि अगर वो फिल्म पे काम कर रहा है तो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। रीजन मैंने जो बताया कि उसकी इस काम के द्वारा क्रिएटिविटी बढ़ रही है, इस वजह से उसको इसमें नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आपके सामने है, राष्ट्रीय श्रम आयोग बोल रहे हैं ना, तो आयोग की जो स्थापना है वो 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966। अच्छा, महीना भी आप याद रख सकते हैं, दिसंबर 1966 में श्रम आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि जब राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966 में बना था तब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखेंगे P.D. गजेंद्रकड़, ठीक है, याद रहेगा P.D. गजेंद्रकड़,
ठीक है, याद रखना है नाम। ये जो है इसके पहले, इस आयोग के पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन का सीरीज हमारा खत्म होता है। नाम मात्र के लिए 20 क्वेश्चन था, करने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मैं हर बच्चे से बोलूंगी कि एग्जाम जाने से पहले प्रश्न आप जरूर से देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा बेटा। तुक्का मारना अपनी जगह है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन रट करके चले जाते हैं और यही प्रश्न फंस जाए तो क्या बात हो, है ना। तो पेपर देने जा रहे हैं तो अपन थोड़ा सा पढ़ के ही जाए, हम ये कोशिश करेंगे। ठीक है, चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर से करें, कमेंट करके भी बताएं कि क्या आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, और ईमानदारी से अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कीजिए ताकि सबको ये वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।